औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़हीर अब्बास, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल करगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली। तो आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया है जिसका उन्वान है एसेंशियल्स ऑफ मीडिया कवरेज। जैसे कि आज हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं, एक कोर्स वर्क हर कोई कर लेता है जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन स्किल्स में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो आज अक्सर ने एक स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया है। इसी मौके पर मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है जो कि यूँ है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हमारे आज के स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो हमारे पहले स्पीकर्स है मिस्टर हाजी काचो अहमद ख़ान, जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIPR कारगिल में अपने 40 साल एज ए फोटोग्राफिक ऑफिसर सर्व किया है। और हमारे साथ दूसरे स्पीकर डॉक्टर अनवर अली सरपा, जो अक्सर के फॉर्मर मीडिया कोऑर्डिनेटर और एडवाइजरी भी रह चुके हैं और अभी करंटली वो भी DIPR कारगिल में एज एन इंफॉर्मेशन ऑफिसर सर्व कर रहे हैं। तो इसी वर्कशॉप की शुरुआत कुरान शरीफ के साथ करने के लिए मैं नोनो अकील और नोनो अयान को दावत देता हूं कि आप डायस पे आके कुरान तिलावत से आज के इस वर्कशॉप को स्टार्ट करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्ली व ज़िक्र व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अदहार। माशाअल्लाह नोनो अकील। तो मैं हमारे पहले स्पीकर हाजी काचो अहमद ख़ान को बुलाना चाहता हूं कि आप यहां अपना फोटोग्राफिक एक्सपीरियंस शेयर करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले जो है आप लोगों का शुक्रिया कहता हूँ कि लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली का जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे जो है जी DIPR का जो है की तरफ से, मतलब ये फ़ोटोग्राफ़ी और कैमरे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये जो है फ़ोटोग्राफ़ी जो है ये बहुत टाइम से जो है चल रहा है। मतलब पहला जो है कैमरा जो है ईजाद हुआ था इसने कि फ्रांस में जोसेफ नीव नाम है उसका, जो है उसने जो है 1824-25 में जो है ईजाद किया था कैमरा। तो कैमरा जो है असल में जो है वो पहले से ही कोशिश कर रहा था। इससे पहले कैमरा से पहले जो है लोग जो है चित्र, मतलब ड्राइंग का जो है वो करता था कि मतलब जो भी किसी का जो है फ़ोटो लेना होगा तो वो ड्राइंग के ज़रिए जो है बनाता था। तो फिर इन्होंने जो है कोशिश किया, कुछ 1801 से जो है इन्होंने कोशिश किया, तो 1824-25 में जो है कैमरा का ईजाद हो गया।
तो कैमरा जो है फिर उस वक़्त का कैमरा जो है क्या था, मतलब एक कमरे के बराबर बहुत बड़ा होता था कि मतलब उसमें जो है वो पिक्चर भी इतना क्लियर नहीं आया। पहले पहले जो है इन्होंने जो कैमरा इजाद किया तो इतना पिक्चर क्लियर नहीं था। तो इन्होंने 1837 38 में जो है इन्होंने कोशिश करके जो है फिर उसमें जो है फिर तस्वीर जो है सही ढंग से जो है आना शुरू हो गया और प्रिंट करने का जो है उनको वो सहूलियत हासिल हुआ उनको। तो yana zina दो सोलह मतलब कैमरा इजाद छक्का निंदे जना कैमरा या मतलब असली मकसद पर कैमरा दरे ना डिजिटल लैपटॉप याना उससे पहले जो है क्या था वहाँ पे जो है फिल्म होता था कैमरे में जो है लोड करता था। तो फिल्म के ज़रिए जो है वो उसको डेवलप करना फिर उसको जो है फिर कॉपी बनाना बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी डिजिटल का ज़माना है, अभी एक मेमोरी कार्ड छोटी मेमोरी कार्ड में आ जाता है कैमरा। मगर कैमरा क्लिक करना जो है आसान है, हर कोई भी कर सकता है। मगर क्या कवरेज करना है तो या कोई फ़ोटोग्राफ लेना है तो उसमें सोचना होता है कि मतलब अपना टैलेंट दिखाना होता है कि मतलब क्या कैसे लेना है, कैसी सीनरी का जो है लेगा तो उसमें जो है पहाड़, नदी वगैरह जो है होता है, दरिया होता है, उसका जो है कैसे लेना है, किस एंगल से लेना है वो करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है अब ये मीडिया में जो है अहमियत क्या है इसका फ़ोटोग्राफ का। मीडिया में जो है वो एक चीज़ होता है जो प्रेस रिलीज़ बनाना। तो प्रेस रिलीज़ से जो है मतलब ये फ़ोटोग्राफ ये एक प्रूफ़ होता है, एक मतलब ये यहाँ पहले होता था कि कहता था कि मतलब कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। कैमरे में जो है जो होता है वो सही होता है। जो अभी जो है प्रेस रिलीज़ बनता है वो तो लिख भी सकता है, कोई भी कुछ भी लिख सकता है उसमें मतलब कोई मीटिंग होगा तो उसमें फलानी-फलानी आदमी है, हाँ? तो कैमरा अगर कैमरे के ज़रिए फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो वो प्रेस रिलीज़ में आ जाता है, तो उससे पता चलता है कि मतलब कौन था, क्या था। अब तो वीडियोग्राफ़ी है तो फिर वीडियोग्राफ़ी में तो साफ नज़र आता है क्या कहा, क्या नहीं कहा। तो ये जो है आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब फ़ोटोग्राफ़ी बोलता है, फ़ोटोग्राफ़ी का असली जो है अल्फ़ाज़ जो है ये लेबनान से जो है वो एक अल्फ़ाज़ है, लेबनानी अल्फ़ाज़ है। तो फ़ोटो जो है वो तो हो गया तस्वीर हो गया, ग्राफ हो गया एक ड्राइंग। पहले तो हाथ से बनाता था, अब जो है वो एक्स जो कैमरे के ज़रिए वो हो जाता है। तो फिर आप जो है आप लोग जो है अभी अगर करें तो मास काम करें तो बहुत अच्छा है, इसमें स्कोप भी है बहुत कुछ। तो आप लोगों को जो है ये इन्फॉर्मेशन में भी बहुत पोस्ट निकल जाता है, कैमरामैन का असिस्टेंट कैमरामैन होता है। तो इस तरह से जो है आप लोग अगर प्रिंट मीडिया में भी जो आ जाए तो फिर वो भी समाजी और उनके माहौलियात का जो है आप हालात का जो है वो कर सकता है मतलब जायज़ा ले सकता है, हालात सुधार सकता है मीडिया के ज़रिए। तो ये जो है मीडिया में जो है बहुत कुछ आप गवर्नमेंट मीडिया में जो है आपको क्या होता है, गवर्नमेंट मीडिया में जो है अभी गवर्नमेंट का जो है मीडिया में होता है इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट मीडिया है। तो उसमें जो है मीटिंग होता है तो फिर मीटिंग में क्या किस एंगल से खींचना है, कहाँ से खींचना है, ये सोचना होता है। पहले जो है अपना टैलेंट दिखाना होता है। तो उसमें जो है मीडिया में क्या है तो एक मीटिंग में अगर ले तो फिर आपको जो है वहाँ पे वो चेयरमैन होगा तो चेयरमैन का जो है वो एक्शन होना चाहिए। कोई बोल रहा है मतलब इस तरह से अभी ऐसे फ़ोटो चाय पीते हुए या ऐसे ही बैठे हुए वो फ़ोटो नहीं चलता है वहाँ पे मीडिया में। मीडिया में होता है वहाँ पे कुछ एक्शन दिखाते हुए मतलब कुछ बोल रहा है मतलब वहाँ पे जो चेयर बैठा है वो कुछ बोल रहा है। मतलब ये होना चाहिए। इससे क्या होता है एक पता चलता है कि मतलब कुछ तो मतलब हिदायत दे रहा है या ऑफ़िसरों को ऑफ़िसर मीटिंग होगा तो उसमें हिदायत दे रहा है। तो एक चीज़ ये इनॉग्रेशन कहीं भी इनॉग्रेशन होगा तो वहाँ पे रिबन लगा होता है। अच्छा उसका फ़ोटो लेना है तो वो रिबन काटने से पहले जो है उसका फ़ोटो लेना होता है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत ये काम 40 साल जो है मैंने काम किया।
तो उसमें जो है मैंने डायरेक्टर ऑफिस में भी बहुत टाइम मैंने निकाला था, डायरेक्टर ऑफिस जम्मू एंड कश्मीर में। उस वक़्त दरबार मूव के साथ भी चलता था। वहाँ पे फ़ोटो मैंने वो असेंबली सेशन में भी मैंने काम किया, असेंबली में। 3 साल जो है मैंने वहाँ पे बराबर काम किया। और एलजी नहीं होता था, उस वक़्त गवर्नर होता था। गवर्नर के साथ भी मैंने 2-3 साल जो है मैंने काम किया। तो उस वक़्त जो है अपना जो है एक टैलेंट दिखाना होता है बस फ़ोटोग्राफ़ी में। ये जो है आपको जो है ये सोचना है कि मतलब मुझे कुछ करके दिखाना है फ़ोटो में, ये होना चाहिए। तो बाकी जो है इंशाल्लाह आप लोग भी अगर ये मास कॉम का जो है ये करता है तो फिर इसमें बहुत स्कोप है, आपको जो है इन्फॉर्मेशन में भी होगा, आपको प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ कि आप लोग खुद अक्लमंद हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। तो ये जो है आपको करना, इंशाल्लाह हमारी तरफ से दुआ है कि आप लोग कामयाब रहे। तो इंशाल्लाह ये शुक्रिया। बाकी बाकी जो है कैमरे के बारे में जो है अभी कैमरा तो साल लाया है, तो अभी आजकल जो है वो डिजिटल दौर आ गया। पहले होता था हमारे दौर में तो फिल्म होता था, फिल्म जो है चढ़ाना था, तो उसमें जो है उस हिसाब से उस वक़्त वो डिजिटल नहीं था। तो अभी जो है अगर डिजिटल के बारे में अगर कैमरे के बारे में कुछ कहना चाहता है तो अनवर साहब है, तो अनवर साहब जो है वो उसने अभी मास कॉम में जो है उन्होंने पीएचडी किया है, तो आप उनसे जो है सवाल कर सकते हैं। थैंक यू। तो मैं हमारे दूसरे स्पीकर डॉक्टर अनवर को बुलाना चाहता हूँ कि आप बाकी एसेंशियल्स मीडिया कवरेज पे रोशनी डालें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारा पहले बात हुआ था हाजी साहब, तो इरादा ये था कि एक इनफॉर्मल सेशन होगा जहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स होंगे और बैठ के समझाएंगे एक एक चीज़ क्लास की तरह। लेकिन अब ये एक फॉर्मल पूरा एक प्रोग्राम हो चुका है, तो उस हिसाब से हमें भी पेश करना पड़ेगा। और बाकी जो अक्सद के जो स्टूडेंट्स हैं, अक्सद के जो मेंबर्स हैं, आप लोग नए हैं, लेकिन अक्सद मेरे लिए नया नहीं है। मैं अक्सद में 2 बार मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा, इसके बाद शायद 2 बार एडवाइज़र भी रहा अक्सद में, और दिल्ली में तकरीबन मैं 10 साल रहा, तो दिल्ली से भी मैं अच्छे से आशना हूँ। और अगर आज हम यहाँ पे खड़े हैं और आप लोगों के सामने कुछ ख़यालात पेश करने का अगर हमें हिम्मत है, तो वो भी अक्सद का ही दिया है, तो हम अक्सद के मरहून मिन्नत हैं। बाकी हाजी अहमद साहब ने आपको बहुत कुछ बताया। हाजी अहमद साहब काचो हाजी अहमद ख़ान साहब हैं, फ़ोटो ऑफिसर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं। और ये थोड़ा सा एक छोटा सा बदकिस्मती रहा था कि जे का बाइफर्केशन के बाद लद्दाख अलग हुआ, तो जो चीफ फ़ोटो ऑफिसर का जो पोस्ट है वो जे में रहा, और यहाँ पे सिर्फ फ़ोटो ऑफिसर का पोस्ट मिला, नहीं तो पूरे ऑल ओवर जे का चीफ फ़ोटो ऑफिसर रिटायर होना था इस पोजीशन पे जाते। और इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अच्छे जो वीवीआईपी लेवल के जो लोग होते हैं उनकी फ़ोटोग्राफी की है, वहाँ पे उनके साथ इन्होंने काम किया है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा है, लेकिन भले ही आउटस्पोकन ना हो या वो चीज़ रिफ्लेक्ट करना वो अलग एक बात होती है, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कुछ है, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है पिछले 3 सालों में। तो जो आज का सेशन है वो हम इससे पहले 2 सेशन अक्सद के साथ मेरा हो चुका है। जैसे आपका मीडिया कोऑर्डिनेटर और जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको मैंने प्रेस रिलीज और मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह पे भी एक प्रेजेंटेशन पहले दिया था। इसके बाद जो मीडिया सेल के जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी एक बार हमने प्रेस रिलीज, और दूसरे जो मीडिया के एसेंशियल्स हैं उन पे एक बार हमने प्रेजेंटेशन दिया, उनको भी ऑनलाइन एक सेशन किया था। तो आज हम ने ये बताया था कि हम जब यहाँ पे कारगिल में मिलेंगे तो हमने बताया था कि हम जो चीज़ ऑनलाइन हम नहीं कर पाते हैं उस चीज़ पे हम फोकस करेंगे, और वो है फोटोग्राफी। बेहतर होता कि हमारे पास एक प्रोजेक्टर होता या एक बड़ा सा स्क्रीन होता जिस पे हम आपको चीज़ें दिखा पाते,
तो उससे आप लोग अच्छे से समझ पाता। मैंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मेहनत करके एक प्रेजेंटेशन बनाया है, लेकिन जहाँ-जहाँ पे मुझे पता चलेगा कि मतलब मुझे लगेगा कि आप लोगों को दिखाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं अपना स्क्रीन आप लोगों की तरफ करके दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले असल में एक बात हुआ था कि एक तो फ़ोटोग्राफ़ी है, वीडियोग्राफ़ी है, और आजकल रील्स पे ज़्यादा हम फ़ोकस करते हैं कि रीच के लिए, हमारे प्रोग्राम्स को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए हम रील्स बनाते हैं। तो उन सब के लिए हम क्या किया जाए, अक्सर की मीडिया टीम को हम कैसे ज़्यादा अच्छे से एक्टिव कर सकते हैं और उनकी रीच को कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पे हम असल में बात कर रहे थे। तो ये जो वीडियोग्राफी और रील्स वगैरह है, वो सारे का बेसिक जो है वो फोटोग्राफी है, और जो बेसिक है वो फोटोग्राफी से ही शुरू होता है। तो आज हम फोकस करेंगे फोटोग्राफी पे, ठीक है? अगर आप लोगों के पास नोटबुक नहीं है तो आप अपने मोबाइल में जो जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको नोट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप लोगों को याद रहेगा, बाद में आप थोड़ा बहुत उनको रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद अगर आप अपना मोबाइल उठा के भी फोटोग्राफी करना शुरू करेंगे तो इस सेशन के बाद आप लोगों का फोटोग्राफी स्किल बढ़ जाएगा, मुझे इतना यकीन है, ठीक है? फोटोग्राफी क्या है? फोटोग्राफी है विजुअल स्टोरी टेलिंग। हम स्टोरी तो बोलते हैं, ठीक है? पहले स्टोरी हम सुनाते हैं, हम दादा से, अपने दादी से स्टोरी सुनने का हम सबको आदत है। लेकिन फोटोग्राफी क्या है? ये एक विजुअलाइज करके दिखाते हैं, एक चीज को पिक्चर के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं, ठीक है? वो है फोटोग्राफी। ये क्या क्यों जरूरी है? एक तो हमें मीडिया कवरेज करनी है, ठीक है? हमारा जो इवेंट हुआ उसको हमें मीडिया तक पहुंचाना है, उसको जनरल पब्लिक तक पहुंचाना है, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरा हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है कि आज अक्सर ने आज की डेट पे 19 तारीख को जुलाई में ये सेशन किया, उसका हमारे पास क्या प्रूफ है? एक फोटो होगा तो प्रूफ है, तो हो गया क्या? डॉक्यूमेंटेशन। पहला हो गया हमारा मीडिया कवरेज, और दूसरा हमारा पर्पस हो गया वो डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? और फोटोग्राफी से हम क्या करते हैं? किसी एक मोमेंट को कैप्चर करते हैं, ठीक है? अभी एक मोमेंट है, हम सब बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये एक मोमेंट है, इसको हम कैप्चर करते हैं फोटोग्राफी में। इसी तरीके से बहुत कुछ हो रहा होता है। जैसे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब है, चीफ मिनिस्टर साहब एक कुछ काम कर रहे हैं, कोई रिबन काट रहे हैं या किसी चीज़ की इनॉग्रेशन कर रहे हैं, एक मोमेंट है, उसको हम कैप्चर करते हैं, ठीक है? एक मोमेंट को कैप्चर करना। किसी का इमोशंस होता है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, किसी को खुशी है, ठीक है? किसी ने गोल्ड मेडल जीता है तो उसकी खुशी है, उस इमोशन को कैप्चर करना, ठीक है? और साथ में हमें इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन, कि हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या आज ये हुआ उसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है? तो इसका क्या पर्पस है? एक तो हम मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं, इमोशंस को हम कैप्चर करते हैं, और साथ में इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है? आज के इस ट्रेनिंग का हम ऑब्जेक्टिव ये है कि अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, मतलब इस सेशन के बाद आप लोगों को बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी आप लोगों को समझ आएगा। कैमरा हैंडलिंग टेक्निक क्या है, कैसे कैसे कैमरा को हम कैसे हैंडल करना है, इम्प्रूव कंपोजिशन एंड फ्रेमिंग, उसका फोटो का कंपोजिशन कैसा हो और उसका फ्रेमिंग कैसा हो, हमें क्या चीज़ लेना है। बैठे तो हम सब हैं, फोटो वहाँ से कोई खींचेगा, लेकिन क्या चीज़ लेना है, क्या चीज़ नहीं लेना है, क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है फोटो में, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे रैंडमली फोटो नहीं खींच सकते हम, ठीक है? वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इम्प्रूव कंपोजिशन एंड फ्रेमिंग, ठीक है? कैप्चर इवेंट्स प्रोफेशनली, इवेंट को हमें प्रोफेशनली कैप्चर करना है। रैंडम ऐसे नहीं लगना चाहिए कि किसी ने फोटो खींचा, यार किसी आम आदमी ने ऐसे खींच के दिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अक्सर के मीडिया टीम ने खींचा है, ये पता चले कि वहां पे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, ठीक है? टाइप ऑफ कैमरास पे सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैमरास। कैमरा किस किस टाइप के होते हैं? सबसे पहला जो कैमरा है वो आपके हाथ में है, स्मार्टफोन, ठीक है? इसके बाद एक कैमरा होता है डीएसएलआर कैमरास, हाजी साहब ने बहुत यूज किया है, ठीक है? डीएसएलआर कैमरा एक चीज होता है, ठीक है? अभी कुछ सालों से मिररलेस कैमरा आ रहा है, ठीक है? मिररलेस कैमरा आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस है, वो हम, अगर आप लोगों को ज़रूरी हो तो बाद में समझाएंगे। अगर इन सब में डिटेलिंग में जाता रहा तो हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा
लंबा है, ठीक है। स्मार्टफोन, DSLR कैमरा, मिररलेस कैमरा, अभी नया नया एक आया है पॉइंट एंड शूट कैमरा, ठीक है, पॉइंट एंड शूट। हर कैमरे का अलग पर्पस है, हर कैमरे की अलग फीचर्स है, सब सेम नहीं है, लेकिन बेसिक्स जो है ना फोटोग्राफी की वो सब में सेम है, बेसिक्स सब में सेम है, लेकिन जब हम उसके डिटेलिंग में जाते हैं या पर्पस के को ऑब्जेक्टिव को जब हम डिफाइन करते हैं तब जो है सबका रोल अलग हो जाता है। सबसे पहले फोटोग्राफी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब हमने कैमरे के बारे में बताया, अब हम जाते हैं सीधे फोटोग्राफी पे। फोटोग्राफी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले एक्सपोजर। क्या है एक्सपोजर? क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोजर? हम बोलते हैं ना फोटो में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर कम है, बोलते हैं। एक्सपोजर होता है अमाउंट ऑफ लाइट इन ए फोटो, ठीक है। फोटो में लाइट कितना है, इस कमरे में अगर अभी हम फोटो खींचेंगे तो इसमें एक्सपोजर क्या होगा? कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट कम है। अगर हम सन लाइट में, हार्श लाइट में अगर फोटो खींचेंगे, बोलेंगे कि इसमें एक्सपोजर ज्यादा है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा लाइट होता है। दिन को 12-1 बजे अगर फोटो खींचेंगे एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें जो लाइट है उसको बराबर करना, उसको बोलते हैं एक्सपोजर। एक्चुअल जितना लाइट हमें चाहिए उसको हमें मैनेज करना। उसको मैनेज कैसे करते हैं उसमें हम बाद में आएंगे। अब इसमें कैसे उसको मैनेज करते हैं कैमरा में, वो होता है 3 चीज। और कैमरे का फोटोग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइट। अगर किसी ने सीख लिया इसके बाद कैमरे का और कुछ है ही नहीं, कैमरे का सब कुछ है लाइट। और लाइट को मैनेज करने का 3 फंक्शंस होते हैं कैमरा में, 3 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है एपर्चर। सबसे पहला क्या है? एपर्चर। एपर्चर आपके मोबाइल में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, मोबाइल में एपर्चर नहीं होता है। एपर्चर होता है कैमरा में, कैमरा के लेंस देखा आपने, ये यहाँ पे हमने कैमरा रखा है, ठीक है, ये हमारा कैमरा है, ठीक है, ये लेंस है, ठीक है ना, ये लेंस है, ठीक है। इस कैमरे में एक सुराख दिख रहा है आप सबको, वहां से इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन कोशिश करें, इसके मिडल में एक सुराख है, ठीक है, ठीक चलेगा, ठीक है। अब वो सुराख यूं है, ठीक है, एक होल, ठीक है। अब ये होल क्या होता है, इसको हम कम कर सकते हैं, इसको ज्यादा कर सकते हैं। जितना हमें लाइट चाहिए उस हिसाब से हम इसको कम भी करते हैं और ज्यादा भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया एपर्चर, ठीक है। अब इसका क्या क्या फंक्शन होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। दूसरा होता है शटर स्पीड। शटर स्पीड होता है, इसमें एक शटर होता है। अब एपर्चर इसमें था, शटर इसमें है, ठीक है, शटर कैमरे में है। एक शटर होता है यूं, ठीक है, शटर ऐसे ही होता है। अब जब हम क्लिक करते हैं ये शटर खुलता है फिर बंद हो जाता है, एक क्लिक पे एक बार खुलता है एक बार बंद हो जाता है, ठीक है। अब ये शटर स्पीड को हमें मेंटेन करना है कि इसको कितना जल्दी बंद करना है और कितना जल्दी एक क्लिक में कितना जल्दी। फॉर एग्जांपल 1/1000, ठीक है, 1 मिनट में 1000 बार बंद हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1 मिनट में सिर्फ 800 बार बंद होगा तो लाइट ज्यादा आएगी। जितना जल्दी बंद होगा लाइट उतनी कम आएगी, ठीक है। जितना खुला आराम से बंद हुआ तब तक लाइट ज्यादा आएगी, ठीक है। इन दोनों का एक फंक्शन है वो अभी बताते हैं। और एक और चीज होता है ISO, वो कैमरे का एक इंटरनल फंक्शन है। उससे क्या होगा, उससे हम लाइट को मैनेज कर सकते हैं। अभी इस जगह में मैंने एपर्चर को भी काम में लाया, अपने शटर स्पीड को भी बहुत कम किया, मतलब इसके बाद भी फोटो अच्छा नहीं आ रहा है, लाइट अच्छा नहीं आ रहा है, तब मैं ISO को बढ़ा देता हूँ, तब मैं ISO को बढ़ाता हूँ। उससे क्या होता है, कैमरे में ज्यादा लाइट आता है। ISO का एक फंक्शन ये रहता है, ठीक है। ISO को हम कोशिश करते हैं कि ISO मिनिमम रखें। अगर ISO को बढ़ा देते हैं तब पिक्चर जो है सैचुरेट होने लगता है, थोड़ा ग्रीनी होने लगता है, पिक्चर थोड़ा फटने लगता है, पिक्चर का क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। आज
जितना एक्सपोजर जो है अच्छा होगा, ठीक है, एक्सपोजर जितना बेस्ट होगा उतना आपका फोटो जो है शार्प एंड क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले एपर्चर पे, ठीक है। हमने 3 फंक्शन बताए, सबसे पहला एपर्चर था, अब हम एपर्चर पे आते हैं। ये क्या करता है, कैमरे के अंदर कितना लाइट आना है, वो सुराख है, कैमरे के अंदर कितना लाइट अंदर आना है उसको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसका जो नंबर है, इसका जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आप सबको, एक नंबर दिख रहा है, इस पे अभी 4 है, ठीक है, कम है, ठीक है, 4। अब इसको मैं यहाँ से यूं बढ़ाऊंगा ना, यहाँ से 4 को 5.6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11, 13, 16, 20, 22। ये इसमें इस कैमरे में 22 मैक्सिमम है, नहीं तो पहले शायद DSLR कैमरास में 7.6 की 8 पॉइंट समथिंग तक आता था। अभी ये वाला कैमरा बहुत लेटेस्ट है तो इसमें 22 तक जा रहा है, ठीक है। ये इसका ये है, ठीक है। अब इसका मैं बताता हूँ क्या होता है। लवर उसका नंबर रहेगा, अभी 4 था तो मोर लाइट अंदर आएगा, जितना नंबर कम होगा होल बड़ा होगा, जितना नंबर कम होगा होल बड़ा होगा, जितना नंबर ज्यादा होगा 22 पे जाएगा होल छोटा होगा, ठीक है। कम नंबर में क्या होगा, कम नंबर में ब्लर बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड जो है ब्लर होगा, ठीक है। मैं किसी पोर्ट्रेट को खींचना है, इसका इनका चेहरे को खींचना है मुझे, तो मैं नंबर कम रखूंगा, बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं जब ग्रुप फोटो खींचूंगा तब मैं किसी के बैकग्राउंड को मतलब वो नहीं कर सकता, ठीक है, ब्लर नहीं कर सकता। अगर करूंगा तो लोग भी फिर ब्लर होने लगेंगे, इसीलिए उस वक्त मुझे नंबर को जो है लार्ज करना होगा, ठीक है। एपर्चर को आप लोग जब कैमरा यूज करेंगे तब आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन जो फंक्शन है वो पोर्ट्रेट पे है और ग्रुप फोटोग्राफी पे है, ठीक है। अब हम आते हैं शटर स्पीड पे। अब इसमें भी पॉइंट वही है कि कंट्रोल करना है, लाइट कितना कैमरे के अंदर आने देना है हमें, ठीक है। अब फास्टेस्ट जो शटर स्पीड है वो कितना है, 1/1000, उसी में हम 1/1000 उसमें हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1/1000 करते हैं ना, 1000 मतलब 1 मिनट में 1000 टाइम, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इतना स्पीड में जब हम उसको बंद करते हैं ना, तो हम किसी एक मूविंग मूवमेंट को फ्रीज कर सकते हैं। हम ज्यादा मतलब उसको फास्ट रखते हैं, शटर स्पीड को फास्ट रखते हैं कहाँ पे, जब हम किसी गेम्स में, स्पोर्ट्स में जब हम क्लिक कर रहे हो तब हमें शटर स्पीड को ज्यादा रखना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूविंग होता है, उस वक्त हमें जल्दी से क्लिक करना है। अगर हम उसको यूं आराम से रखेंगे, क्या होगा, वो जो आदमी दौड़ रहा होगा वहां से वहां पहुंच गया होगा और वहां से वहां तक को वो कैप्चर करेगा, तो आदमी जो है पूरा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। वहां से वहां तक को उसने कैप्चर कर लिया, तो वहां पे है इमीडिएटली उसको क्लिक करना है वहीं पे ही, इसीलिए शटर स्पीड को फास्ट रखना पड़ेगा। लेकिन कहीं पे लाइट कम हो, जैसे इसमें हम सब स्टिल हैं, बैठे हैं आराम से, यहाँ पे लाइट कम है तो हमें शटर स्पीड को आराम से रखना होगा। उससे क्या होगा, ज्यादा लाइट अंदर आएगी, ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है। तो उसको हमें देखना है, लाइट कम होगा शटर स्पीड को कम करना है, लेकिन अगर मूविंग ऑब्जेक्ट होगा शटर स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। शटर स्पीड को हम हर कैमरे पे होता है, कहीं पे यहाँ पे होगा, किसी का इस पे होगा, ठीक है। वो अलग अलग ब्रांड में यहाँ से हम मूव कर सकते हैं, जैसे ठीक है। देख अभी शटर स्पीड है 5, ठीक है, 8, 10, 20, ये शटर स्पीड जो है हम बढ़ा के 80, हम इसको 1000 तक ले जा सकते हैं। अभी इस कैमरे में 1/4000 है, लेटेस्ट कैमरा है, नहीं तो पुराने कैमरा में 1/1000 ही आता था, अभी 1/4000 आता है। इतना शटर स्पीड ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है।
तो ये जो है अब बहुत जो स्पोर्ट्स का एक्टिविटी होता है या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, कोई कार होगा, उसको कैप्चर करने के लिए, या रेसिंग कार्स वगैरह होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए बेस्ट कैमरा है। ठीक है, ठीक है। अब हम आईएसओ पे आते हैं। और लवर्स जो आईएसओ है ना, पहले आता था 100, अभी इस कैमरे में तकरीबन 50 पे आ गया है। तो इसका मैक्सिमम जो है पहले 1600 आता था, अभी 3200 6400 तक आ रहा है। ठीक है, आईएसओ। तो आईएसओ क्या होता है कि आईएसओ जितना कम रखेगा पिक्चर उतना क्लियर होगा। और हम डे लाइट में जब हम जाते हैं तो आईएसओ को हम 100 पे ही रखते हैं, 100 से ऊपर नहीं जाने देते हैं। डे लाइट में लाइट बहुत एनफ होता है, अच्छा लाइट होता है, वहाँ पे हमें ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होता, 100 पे आ जाता है। लेकिन हम जब इंटरनल आते हैं तो हमें 400 800 तक जाके खींचना होता है। कभी 800 पे भी नहीं आएगा तो हमें 1600 पे भी जाना है, क्योंकि हमें पिक्चर तो क्लिक करना है। लेकिन जितना आईएसओ को बढ़ाओगे उतना पिक्चर क्वालिटी डाउन होगा, क्वालिटी ख़राब होगा। इसीलिए आईएसओ को हमें मिनिमम रखने की कोशिश करना है। ठीक है, अब हम आते हैं कंपोजिशन पे। ये अभी तक थोड़ा बहुत वो था, क्या बोलेंगे, थोड़ा बोरिंग सा टॉपिक था। आईएसओ और ये सारी चीज़ें समझने में थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टेक्निकल भी है। अभी हम आते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाले पार्ट पे, इसमें थोड़ा अच्छा मज़ा आएगा आप लोगों को। फोटोग्राफी में फ्रेमिंग होता है, एक चीज़ क्या होता है, फ्रेमिंग। कितना चीज़ लेना है, क्या चीज़ लेना है, किस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, वो चीज़। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन। क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन में पहला एक रूल आता है, रूल ऑफ थॉट्स। रूल ऑफ थॉट, ठीक है। रूल ऑफ थॉट क्या होता है, a composition guideline that divides your frame into 9 equal parts। ठीक है, using 2 horizontal and 2 vertical line। ठीक है, हमारा फोटो है ये, फॉर एग्जांपल हमारा फोटो है, हमने 2 लाइन यहाँ पे खींचा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक लाइन यहाँ से खींचेगा एक लाइन यहाँ से खींचेगा, तो हमारा पूरा फोटो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 9 पार्ट्स में, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो फोटो है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम या तो इस लाइन पे रखते हैं या तो इस लाइन पे रखते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट हैंगिंग होगा यूं, तो हम या तो इस पे रखेंगे या इस पे रखेंगे। ठीक है, समझा, बीच में कभी नहीं रखना है हमारे ऑब्जेक्ट को, हमारे स्पीकर को बीच में कभी नहीं रखना है। अभी मैं हाजी साहब का फोटो खींचूंगा तो मैं उनको एकदम बीच में नहीं रखूंगा, मैं फोटो खींचूंगा तो मैं उनको या तो इस लाइन पे रखूंगा या इस लाइन पे रखूंगा। अब मुझे डिसाइड करना है कि इस लाइन पे रखूं इस लाइन पे रखूं। अब आप बताओ मैं किस लाइन पे रखूं। हाजी साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं यहाँ से फोटो खींच रहा हूँ, यहाँ से जब मैं फोटो क्लिक करूंगा तो मैं हाजी साहब को रखूंगा इस वाले लाइन पे, क्योंकि हाजी साहब का फेस उस तरफ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाजी साहब को मैं इस लाइन पे रखूंगा और हाजी साहब का फेस उस तरफ है, तो हाजी साहब उस तरफ देख भी रहे होंगे। और जब इस देखने वाला, हमने फोटो खींच दिया, किसी ऑडियंस को देखना है उसको, जब वो देखेगा तो हाजी साहब को देखेगा, हाजी साहब का आंख उधर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो सब ये सोचेगा कि अच्छा हाजी साहब उस तरफ देख रहा है, शायद वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर वाकई में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो एक स्टोरी बोल रहा है, वो हाजी साहब है उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ये इस फोटो का क्या है, स्टोरी। ठीक है, उस तरीके से ये रूल ऑफ थॉट होता है। ठीक है, अब मैं रूल ऑफ थॉट में आप लोगों को कुछ फोटोज भी दिखाऊंगा अगर मेरे पास होगा तो। ये आप सबको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, टिल्ट करने की जरूरत तो मत है। ठीक है, रूल ऑफ थॉट, 2 लाइन 2 लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है, अब देख कहाँ रहा है, सामने, तो हमारा जो प्रोमिनेंट वो रहा वो कहाँ पे रहा,
जो प्रोमिनेंट स्पेस है वो यहाँ पे रहा, ठीक है, ये इसका बैक साइड है। तो बैक साइड में किसी का नजर नहीं जाता है, देखने वाले का फर्स्ट जो नजर जाता है वो फ्रंट में जाता है, बैक साइड में नहीं जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे देख रहे, क्या देख रहा है, अच्छा खासा सीनरी है यहाँ पे, अच्छा एक लेक है यहाँ पे, एक अच्छा माउंटेन है, उसको देख रहा है, ठीक है। तो उसका जो नजर है फर्स्ट देखने वाले का यहाँ पे जाता है। रूल ऑफ थर्ड का ये फायदा है, रूल ऑफ थर्ड ये डिफाइन करता है कि देखने वाला किस तरफ देखेगा, और फोटोग्राफर खुद डिसाइड करता है कि मेरा जो फोटो देखने वाला है वो किस तरफ देखना चाहिए। फोटोग्राफर उसको वो डिसाइड कर सकता है अपने कैमरे से, ठीक है। एक हो गया, ये एक फोटो है, ठीक है। रूल ऑफ थर्ड में बहुत सारे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल ऑफ थर्ड ही है, लेकिन रूल ऑफ थर्ड के बहुत सारे फॉर्म्स हैं अलग अलग। ये एक फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट इस पे है, देख उधर रहा है, मैंने तो बोला था नहीं यार देखना तो इस तरफ चाहिए, प्रोमिनेंट स्पेस इस तरफ होना चाहिए था, लेकिन प्रोमिनेंट साइड इधर होना चाहिए, तो इसको इधर होना चाहिए था कि नहीं, लेकिन नहीं है। इसमें क्या है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक इसका शेडो है। इसने एक को इस पे रखा, शेडो को इस लाइन पे रखा। दो इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू कर रहे होते हैं, जब इंटरव्यू कर रहा होगा तो वो लोग क्या होगा, एक इस लाइन पे बैठा होगा, एक इस लाइन पे बैठा होगा, ठीक है। तब जाके आपका फोटो अच्छा दिखेगा, तब जाके आपको वीडियोग्राफी अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये होता है इसका रूल। जब दो ऑब्जेक्ट हो तो एक को इस पे रखो, एक को इस पे रखो, ठीक है। ये इसका एक और रूल हो गया। ये ठीक है। अब इसका प्रोमिनेंट स्पेस ये अच्छा था, बैकग्राउंड ये भी दिखाना था, तो इसने इस वाले पॉइंट पे लाके रखा, ठीक है। एक इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन पे इसने लाके रखा। अब इसके बाद जो दूसरे सीनरी हैं, ये कहाँ देख रहा है या कुत्ता क्या चीज ऑब्जर्व कर रहा है। अब कुत्ते से लाइन भी जाता है, इसके बाद अभी लाइनिंग में आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, एक लाइन भी जाता है, तो वो किस तरफ देख रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, हमारी नजर को कहाँ किस डायरेक्शन में वो खींच रहा है, वो चीज भी इसमें देखा जाता है, ठीक है। तो रूल ऑफ थर्ड समझ आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है, क्लियर हो गया थोड़ा। तो हमें कहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को, वो चीज आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आता है इसके बाद लीडिंग लाइंस। क्या आता है, फोटो में आता है एक लीडिंग लाइंस, ए पावरफुल कंपोजिशनल टेक्निक वेयर नेचुरल और ह्यूमन मेड लाइंस गाइड द व्यूअर्स आई थ्रू ए फोटोग्राफ। अब ऐसे कुछ लाइंस होते हैं फोटो खुद में कि वो जो व्यूअर होता है उसकी नजर को वहां पे दौड़ाता है, उसकी नजर को वहां की तरफ खींच के ले जाता है। मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। ये एक फोटो, ठीक है, दिख रहा है, इसमें एक लाइन दिखा आपको, जो इसने एरो खींच के दिया वो नहीं, वो तो हमें समझाने के लिए लाइन दिख रहा है आपको। इसका जो ये लाइन है ना, शेडो, ये शेडो एक लाइन है, ये दिखा रहा है कि ये है हमारा मेन ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे ह्यूमन मेड या नेचुरल लाइंस होते हैं जो हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है फोटो का, उस चीज की तरफ हमारी नजर को लेके जाता है। ये लाइन हमारे इसकी तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। ये लाइन है, ये ग्रिल्स जो है वो लाइन है, ये लाइन हमारी नजर को लेके जाता है मेन ऑब्जेक्ट की तरफ, है, दिख रहा है। ये फोटोग्राफी का स्किल्स होता है, फोटोग्राफर खुद फोटो खींचने से पहले सोचते हैं कि मेरा लाइन किस तरफ जाएगा, मेरा रूल ऑफ थॉट क्या होगा, कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, वो सारी चीजें पहले सोचता है वो। ये है तो मतलब जो गटर का वो है, वहां पे कुछ जाली लगा है, वो वही है, लेकिन उसने उसको यूज किया
ठीक है। ये नहीं, उसके बाद शायद यही दो है मेरे पास, ठीक है। तो लाइनिंग आपको समझ आया? लीडिंग लाइंस कैसे जा रहा है देखा। कोई भी नेचुरल कोई चीज हो या कोई मैन मेड चीज हो, आप कहीं पे भी दिखेगा, आप उस चीज को यूज करेंगे अपने ऑब्जेक्ट की तरफ वीवर का नजर को दौड़ाने के लिए, वीवर की नजर को खींचने के लिए, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रेमिंग, ठीक है। यूज एलिमेंट्स विद a scene to surround or isolate your subject। हम कुछ ऐसे चीज, कोई किसी भी चीज को हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, उस चीज को आइसोलेट करे, उस चीज को अलग सा दिखाए, ठीक है। हम किसी भी फ्रेम को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केव, एक केव था, केव को उसने फ्रेम बनाया अपने मेन ऑब्जेक्ट के लिए। अपना मेन ऑब्जेक्ट तो ये था, उसको ये दिखाना था, लेकिन जब उसने इसको यूज किया तो फोटो अच्छा दिखा। हम फ्रेम बनाते हैं, फोटो को लटकाने के लिए कोई फ्रेम बनाते हैं, बस उसी फ्रेम, नेचुरल सा एक फ्रेम बना दिया विद इन फोटो, ठीक है। और दिखाता हूं, ये फ्रेम बनाया इसको ताकि मेन ऑब्जेक्ट जो है प्रोमिनेंटली उभर के आए। जब फ्रेम बनाते हैं तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट जो होता है वो उभर के बाहर दिखने लगता है, ठीक है। फ्रेमिंग समझ आए, ठीक है। कहीं पे कोई फूल वगैरह रखा हो, ठीक है, फूल के बीच में से गैप होता है, वहां से बीच में से मैंने फोटो खींच दिया, वहां पे हमारा एक मतलब बंदा था, वो वहां पे खड़ा था, उसकी फेस को हमने फूल के बीच में से खींच दिया, साइड में फूल लाके, फ्रेम हुआ कि नहीं? अच्छे से हम खींच सकते हैं। कोई यहाँ पे एक पाइप रखा था, पाइप के बीच में से मैंने खींच दिया, साइड में पाइप रख के फ्रेम बन गया। ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। कुछ ऐसा करना है कि फ्रेम बनाना है ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उभर के आए, वो प्रोमिनेंटली दिखे, ठीक है। फ्रेमिंग समझ आए। इसके बाद आता है सिमेट्री एंड पैटर्न्स। हम फोटो में ही कुछ सिमेट्री और कुछ पैटर्न्स बनाते हैं फोटो खुद में, ठीक है, ताकि कोई हार्मनी बने। मतलब कोई चीज, मतलब यार ये कितना मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दिखते हैं ना, कोई बैलेंस बनाए, ठीक है। फोटो के इस साइड में, उस साइड में, लेफ्ट और राइट में बैलेंस बनाए, अप और डाउन में बैलेंस बनाए फोटो में, ठीक है, या एक ऑर्डर बनाए, ठीक है। वो होता है टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, ये हमायूं टॉम पे पहुंचा एक दिन में, हमायूं टॉम पे मैंने खींच दिया ये, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट हुआ, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, यही चीज दिख रहा है, ऊपर वाला सिमेट्री हो गया, ठीक है। कोशिश, दो ज़ेब्रा बैठे हुए हैं, दोनों घास चर रहे हैं, फोटोग्राफर ने इस एंगल से खींचा कि ये और ये बीच में से देखेगा, सिमेट्री बन गया, दोनों, है ना। नेचुरल सा फोटो है, लेकिन उसने उसमें एक पैटर्न बनाने की कोशिश की, एक आर्ट बनाने की कोशिश की, ठीक है। अगर इसमें भी देखेंगे ना, तब भी है हाफ ये, ठीक है, सिमेट्री है। ये डल लेक का मोबाइल से खींची हुई फोटो है, लेकिन है सिमेट्री, मैंने बनाने की कोशिश की, एक पैटर्न, ठीक है। ये होता है सिमेट्री एंड पैटर्न्स, ठीक है। ये चीजें समझ आया आप लोगों को, ठीक है। असल में हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा है, इस वजह से मैं थोड़ा शॉर्टकट से जा रहा हूँ। अब रूल ऑफ थॉट को हम थोड़ा अच्छे से और समझाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड फ्रेम इनटू 9 पार्ट्स, हमने बता दिया। प्लेस सब्जेक्ट अलोंग लाइंस, हमें या तो लाइन पे रखना है या इंटरसेक्शन पे रखना है, ठीक है। या तो हमें लाइन पे रखना है, पूरे इस लाइन पे रखना है, या इंटरसेक्शन पे रखना है, किसी भी इंटरसेक्शन पे रखो, लेकिन वहां पे रखना है, ठीक है। और
बैलेंस बनाना है और अट्रैक्टिव बनाना है, क्योंकि जब आप रूल ऑफ थर्ड को सही से अपनाते हैं ना, तब फोटो में बैलेंस बन जाता है। दो ऑब्जेक्ट बैठा होगा यहाँ पे और ये एक को यहाँ पे एक को यहाँ पे रखेंगे, आपका फोटो में बैलेंस बनता है, फोटो में बैलेंस आ जाता है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे ना बीच में, तो कोई बैलेंस नहीं बन पाएगा। लेकिन आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, अगर वो वहां की तरफ देख रहा है फिर भी बैलेंस बन जाता है सिंगल बंदे का। दो बंदे बैठे हैं, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो क्या होगा, उससे भी एक बैलेंस बन जाता है। तो ये चीजें होते हैं रूल ऑफ थर्ड का फायदा। फोटो को हमें अट्रैक्टिव बनाते हैं और बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। लाइटिंग में पहले बताया, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मतलब मेन चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं कुछ छोटे छोटे चीजें जिन चीजों का ख्याल रखना है वो बताता हूँ। सबसे बेस्ट है नेचुरल लाइट, ठीक है। बाहर अगर आप खींच सकते हैं, नेचुरल लाइट से कोई फोटो खींच सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल लाइट में अवॉइड हार्श लाइट, सनलाइट वाला, जो हमें दिन को 12 बजे 1-2 बजे जब लाइट जो है, सन जो है हमारे हेड पे होता है, तब उसको अवॉइड करना है। उस वक्त फोटोग्राफी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब हेड पे होता है एक तो हमारा शेडो बनता है। यहाँ से जब आप लाइट लगाएंगे ना, हमारे आई का शेडो यहाँ तक बनेगा, चिन का शेडो यहाँ बनेगा, बड़ा अजीब सा कार्टून बन जाता है, ठीक है, हार्श लाइट में। लेकिन लाइट यहाँ से हो तब अच्छा लगता है, सामने से हो या थोड़ा सा ऊपर से हो, उस एंगल से 45 से बहुत अच्छा लगता है। वो कब होता है, सुबह और शाम में, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग और इवनिंग में हमें लाइट वहां से जाता है तो बहुत अच्छा होता है। और सबसे आइडियल टाइम जो है सनसेट और सनराइज, ये दोनों माना जाता है फोटोग्राफी के लिए। सनसेट और सनराइज सबसे आइडियल टाइम माना जाता है फोटोग्राफी के लिए। और जब भी हमें फोटो खींचना हो तो हमें इंश्योर करना है कि लाइट बराबर लाइट लगे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे बराबर लाइट लगे। फॉर एग्जांपल, ये फोटो थोड़ा ब्लर है ये वाला, लेकिन कहीं पे भी लाइट नहीं है, कमरे में कोई लाइट नहीं था, लेकिन छोटा सा एक मोमबत्ती का लाइट सामने रखा हो, ऑब्जेक्ट पे लाइट प्रोमिनेंट हो, ऑब्जेक्ट पे लाइट बराबर हो, तो फिर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, तब आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। मेन चीज है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उस पे आपको लाइट बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक और चीज है, जब आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं ना, पोर्ट्रेट किसी आदमी का, उस वक्त कोशिश करना कि कैच लाइट ले लें। आंख में एक छोटा सा लाइट दिख रहा है, आंख में थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये होता है कैच लाइट, कैच लाइट होता है, इसे कैच लाइट बोलते हैं। और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए सबसे आइडियल माना जाता है, सबसे आइडियल माना जाता है अगर आपने कैच लाइट को पकड़ लिया, ठीक है। वहां से सनलाइट है तो वहां 45 डिग्री से, और आप यहाँ पे आप वो आदमी वहां की तरफ देख रहा है और वहां से आपने फोटो खींच दी और उसके कैच लाइट को पकड़ लिया, फिर वो फोटो जहां पे भी किसी भी पोर्ट्रेट में रख दो, किसी भी फ्रेम बना के आप रख लो, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। आप जब कैच लाइट वाले फोटोज और दूसरे फोटोज को आप एक बार कंपेयर करके देखें, तब आपको पता चलेगा इसका क्या फायदा होता है, ठीक है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैच लाइट। आप एंगल एंड पर्सपेक्टिव, किस एंगल से लेना है फोटो, कहां से लेना है, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। आई लेवल शॉट, सबसे पहला आता है आई लेवल शॉट। जब भी आपको फोटोग्राफी करनी हो, कैमरे को बंदे की आई लेवल पे रखना है। अभी ये कैमरा रखा है मेरे आई लेवल पे है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल आई लेवल पे नहीं है, थोड़ा सा नेक के लेवल पे है, थोड़ा खराब है। लेकिन एक्चुअल फोटो अभी दूर से कर रहा है और इसका फ्रेम बड़ा है, तो इसमें खराब नहीं लगेगा इतना। लेकिन कोशिश करना कि एकदम आई लेवल पे हो कैमरा, कैमरा आई लेवल पे होगा तभी अच्छा दिखेगा, ठीक है। लो एंगल शॉट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ना, जो हमारा सब्जेक्ट को पावरफुल दिखाने के लिए लो एंगल शॉट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक हाथी है, ठीक है, हाथी को मुझे माइटी दिखाना है, ठीक है, हाथी बहुत पावरफुल होता है,
उस चीज़ को हमें दर्शाना है, दिखाना है। तो मैं बैठूंगा, इसके बाद हाथी को नीचे से फोटो खींचूंगा, तो उससे क्या होगा, हाथी बड़ा दिखेगा, हाथी बड़ा दिखेगा, तो फोटो देखने वाले को लगेगा अरे कितना बड़ा है यार, ठीक है। इस तरीके से वो बड़ा दिखाने के लिए नीचे एंगल से, लो एंगल से शॉट लिया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को माइटी दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, पावरफुल दिखाने के लिए। लेकिन किसी को छोटा दिखाना हो तब ऊपर से जाके खींचते हैं। जब ऊपर से जाके खींचते हैं ना, जब हम छत पे चढ़ के किसी को नीचे देखते हैं ना, वो बहुत छोटा दिखता है ना, वही चीज हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ऊपर से जाके फोटो खींच देते हैं, आदमी बहुत छोटा दिखता है। किसी को जलील करना हो तो उसका फोटो ऊपर से खींच दो, ठीक है। वो होता है ये। अब अगर आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट पढ़ा है, एक किताब है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, वहां पे मतलब मीडिया के टेक्निक्स के बारे में बताया गया कि मीडिया कैसे किसी आदमी की मतलब इज्जत को या किसी आदमी के प्रोमिनेंस को बनाता है या घटा देता है। बाकी फोकस होना चाहिए। जब मैं मोबाइल से फोटो खींचता हूँ, अजी साहब एक मिनट, हाँ, जब हम मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं ना, तो मोबाइल में एक फीचर है, जहाँ पे हमें फोटो खींचना हो ना, वहीं पे जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे क्लिक करेगा, वो चीज जो है फोकस में आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करेगा, ये पॉइंट फोकस में आ जाता है, कि जहाँ पे क्लिक करेगा वो फोकस में आ जाता है। लेकिन हमें कैमरे से अगर खींचना है, उस वक्त भी हमें ध्यान में रखना है कि कहाँ पे फोकस मेरा है, क्योंकि कैमरे में एक सेंसर होता है जो हमें व्यू फाइंडर से देखते हैं तब भी दिखता है, अगर हम स्क्रीन पे देखें एलसीडी स्क्रीन पे, उस पर भी दिखता है कि कहाँ पे हमारा फोकस है। जब हम क्लिक करते हैं, हाफ क्लिक करते हैं, तो वो दिखाता है कि अच्छा फोकस इस पे है। उस पे एक रेड लाइट या ग्रीन लाइट दिखता है, उस पे एक छोटा सा एक स्क्वायर बनता है, ठीक है, वहां पे हमारा फोकस है। तो अगर हमें किसी पार्टिकुलर बंदे को फोकस, अगर 3 बंदे लाइन में यूं बैठे, एक उधर एक इधर एक इधर बैठे हैं, मैं अगर यहाँ से फोटो खींचूंगा, तीनों का डिस्टेंस, कैमरे से तीनों का डिस्टेंस बराबर नहीं है, एक थोड़ा नजदीक हुआ, एक बीच में हुआ, एक दूर हुआ, ठीक है। जब मैं यहाँ से फोटो खींचूंगा तो मेरे पास ऑप्शन होगा उस वक्त कि मैं किस बंदे को फोकस में ले लूं। उसको फोकस में लेगा तो दूसरे 2 बंदे जो है ना, वो हल्का सा ब्लर होगा, उसकी तरह एकदम क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर तीनों एक ही लाइन में यूं बैठा हो और मैं यहाँ से खींचूं, तो तीनों का डिस्टेंस बराबर होगा, उस वक्त तीनों पे फोकस बराबर हो सकता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट और पीछे उसका दीवार होगा या कोई सीनरी होगा, सीनरी जो है क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो कैमरे में ये चीज होता है कि फोकस को आप 2 अलग डिस्टेंस पे बैठे हैं, एक को आप फोकस में ले सकते हो, एक को आप ब्लर कर सकते हो, और ब्लर करने के लिए आपके पास एपर्चर यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले बताया था एपर्चर, तो फोकस में लाने के लिए एपर्चर यूज होता है। अब कैमरे में होता है ऑटो फोकस, एक होता है मैनुअल फोकस, ठीक है। ये मेरा फोकस है, ठीक है, ये वाला, ये फोकस है मेरा, ठीक है। इससे भी मैं मैनुअली फोकस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ऑटो फोकस भी होता है, मैं यहीं से डायरेक्ट क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक वो भी है, ऑटो फोकस करके मैनुअल फोकस करना है। लेकिन मैं जब यहाँ से क्लिक करूंगा ना, ये खुद ब खुद फोकस भी कर लेता है कैमरा। लेकिन ऑटो फोकस करते हैं ना, कभी इसको, कैमरे को पता नहीं है ना कि क्या चीज लेना है, इसको कभी फोकस में लेता है, कभी उसको फोकस में लेता है, कभी सबको फोकस में लेता है। तो हमें क्या चीज चाहिए, उस हिसाब से हाफ क्लिक करके पहले देखना है कि क्या चीज में फोकस आ रहा है। अगर राइट ऑब्जेक्ट पे अगर उसने फोकस कर लिया तब तो क्लिक कर लो, अगर वो नहीं करता है तो एक बार रिलीज कर दो बटन को, फिर हाफ क्लिक कर लो, फिर वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे ले जाएगा। अगर ठीक है क्लिक कर लो, अगर नहीं है फिर एक बार क्लिक कर लो, ठीक है। उस तरीके से वो हमें डिसाइड करना होता है ऑटो फोकस में कि कौन सा ऑब्जेक्ट फोकस में लेना है, ठीक है। कैमरे को शेक नहीं करना है, कैमरा अगर शेक होगा फोटो भी शेक हो जाएगा, फोटो थोड़ा ब्लर हो जाएगा। कैमरा हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड पे रख सकते हो, ट्राइपॉड पे रखो। अगर नहीं रख सकते हैं तो हमारे जो 2 हाथ हैं वो ट्राइपॉड है, इसको यहाँ पे यूं चिपकाना है,
ताकि शेक ना हो। कैमरे को यूं उठाना है, लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर रखना है। इससे क्या होता है, एक तो इन 2 उंगलियों से आप फोकस, जूम को और फोकस को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप आराम से, एक तो ये शेक भी नहीं होने देगा, आपको एक ट्राइपॉड भी दे दिया, फिर इसके बाद आप क्लिक कर सकते हो। तो ये चीज होता है कैमरा हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। जब हम किसी इवेंट में जाते हैं, फोटो खींचते हैं, फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी फोटो खींचा है, कैसा खींचा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक हमारा गैदरिंग है। इसमें हमें जब किसी इवेंट में फोटो खींचते हैं ना, तो हमें अलग अलग एंगल्स लेने होते हैं। एक तो मैं स्पीकर हूँ, हाजी साहब स्पीकर थे, आप उनको क्लोज शॉट लेना है, ठीक है, क्लोज शॉट लेना है। इसके बाद मिडल शॉट ले सकते हैं आप, सिर्फ बैनर को आने दिया, मेरे को आने दिया, मिडल शॉट हो गया इस वाले केस में फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद आपको लॉन्ग शॉट लेना है, वहां से खींचा, ऑडियंस भी आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, हाजी साहब भी आ रहा है, बैनर भी आ रहा है, लॉन्ग शॉट हो गया। तो जब भी आप कोई इवेंट करते हैं तो सारे टाइप के फोटोज आपको लेने हैं। बाद में कोई मांग सकता है कि यार पूरे गैदरिंग का तो है ही नहीं, या ऑडियंस का शॉट है ही नहीं, स्पीकर का शॉट है ही नहीं, बैनर का शॉट है ही नहीं, यही सारी चीजें तो होता है। तो इन्हीं चीजों का ख्याल रखना है। बाकी एक चीज होता है, फिर इमोशंस होते हैं या इंट्रैक्शंस होते हैं, उन चीजों का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल जब कोई चीज की कोई अवार्ड जीत के आ गया, वो ट्रॉफी ले रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट ले रहा है, इंपॉर्टेंट है, उसका फोटो खींचना है। उसको खतक पहना रहे हैं, फोटो खींचना है। वो कोई रो रहा है, उसका फोटो खींचना है। कोई हंस रहा है, उसका फोटो खींचना है। ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट होती है। इमोशंस, जो इमोशंस होते हैं ना, वही इंपॉर्टेंट होता है, और वही चीज डिफाइन करता है कि वो कितना खुश है, या खुश था कि नहीं था, है ना। वही चीज स्टोरी में इंपॉर्टेंट होता है। और हर वक्त रेडी रहना है और अलर्ट रहना है कि कोई भी चीज कभी भी हो सकता है, उसको खींचने के लिए तैयार रहना है। कैमरे को हर वक्त रेडी, ठीक है। ब्लरी इमेज नहीं हो, पुअर लाइटिंग ना हो। बैकग्राउंड देखना है कि बैकग्राउंड में क्या आ रहा है। हम ऑब्जेक्ट को तो देख लिया, ठीक है, बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड है, अच्छा है, लाइट भी अच्छा है, बैकग्राउंड में क्या है। हो सकता है बैकग्राउंड में कोई खराब चीज हो, उसको भी तो ध्यान में रखना है, ठीक है। और ओवर एडिटिंग नहीं करना है। अब हम मोबाइल में एडिट करने बैठ जाते हैं, इसके बाद एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं हवा में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो एक्चुअल लाइट है मेरे फेस पे वो नहीं आ रहा है, मैं कुछ और बन गया हूँ। फिर कार्टून बनना शुरू हो जाता है जब ओवर एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग को जो है जितना जरूरत है उतना करो, ज्यादा मत करो, ठीक है। आज जब हम ज्यादातर आप लोग स्मार्टफोन्स पे वो करते हैं, तो स्मार्टफोन के लिए भी मैंने कुछ थोड़ा सा टिप्स लेके आया कि स्मार्टफोन में जब आप क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो आप लेंस को एक बार साफ कर लो, क्योंकि मोबाइल फोन ना हमारे हाथ में हर वक्त रहता है, तो हमारे हाथ से उस पर बहुत सारे गंदगियां लग जाता है, इस वजह से फोटो खराब हो जाता है। पहले आप लेंस को हल्का सा क्लियर कर लो। अगर यूज करना है तो ग्रिड लाइन उसमें एक ऑप्शन होता है, उसका यूज कर लो। उससे क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है और आपको रूल ऑफ थर्ड आपको सही से अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको खुद ज्यादा बहुत सारे लोगों को नहीं होता है कि यार मेरा रूल ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा तो रूल ऑफ थर्ड एग्जैक्टली आएगा, वो पता नहीं होता है। लेकिन आप ग्रिड लाइन यूज कर लेंगे एक बार, तो आप ऑब्जेक्ट को सही जगह पे रख सकते हो, ठीक है। और डिजिटल जूम नहीं करना है। जब आप कैमरा खरीदते हैं ना, आपको बताया जाता है कि 64 वो उसका मेगापिक्सल का है, एक है 13 मेगापिक्सल का, एंड एक है 8 मेगापिक्सल का। बोलते हैं 64 प्लस 13 प्लस 8 लिखा होता है उस पे डब्बे पे। वो क्या होता है, जो आपका मेन कैमरा होता है ना, वो होता है 64, वो होता है 50 मेगापिक्सल का। जो दूसरा जो आपका सपोर्टिंग जो आप जूम करते हैं, उसका वो 13 ही होता है, वो 8 ही होता है। तो जब आप यहां से डिजिटल जूम करने लगते हैं ना, तब खराब करता है फिर फोटो, तब फोटो का क्वालिटी खराब हो जाता है। इसीलिए कैमरे में ज्यादातर यूज एक्चुअल जो कैमरा है, जो एक्चुअल ये हमें दे रहा है, उसी को ही लेने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1x मेरा एक्चुअल है, ठीक है। ये मेरा वाइड रेंज वाला है 0.6, और मेरा जो 2 है वो
जूमिंग वाला के है, ये 3 अलग-अलग वो है। तो 1x पे ही लेना है, वो सबसे अच्छा वाला हमारा जो होता है क्वालिटी उसको खींचता है। मोबाइल में आप डिजिटल ज़ूम्स पे मत जाएँ, ठीक है? और पहले मैंने बताया टैप टू फोकस, जहाँ पे फोकस करना है वहाँ पे टैप करें, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको बहुत अच्छा क्वालिटी चाहिए तो उसमें एक ऑप्शन होता है एचडी रिजोल्यूशन का, वो वाला आप सिलेक्ट करें, उसमें फ़ोटो खींचने की कोशिश करें, आपका फ़ोटो क्वालिटी अच्छा भी हो सकता है। बेसिक एडिटिंग में जब आप फ़ोटो खींचने के बाद ऐसे ही अगर आप भेज देंगे किसी को, खराब ही लगेगा। लेकिन आजकल कैमरे में तो बेसिक एडिटिंग खुद कैमरा भी कर लेता है, लेकिन अगर आपको फिर एडिटिंग करना है, कैमरे में अगर आपने खींचा या एडिट करना है, तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट पे थोड़ा बहुत काम करना है। अगर फ्रेमिंग में कोई चीज़ खराब आ गया है साइड में, उसको क्रॉप कर लो, उसको ऐसे ही मत भेजो, उसको थोड़ा क्रॉप करके भेजो, वो भी अच्छा रहता है। और उसके लिए स्नैपसीड या लाइटरूम जो मोबाइल के लिए ऐप होता है उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे या दूसरे भी बहुत सारे ऐप्स हैं। आजकल तो मोबाइल में इनबिल्ट आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर रहता है, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फोटोग्राफी आपने सीख लिया, अब उसमें कुछ एथिक्स भी होता है, उसको भी ख्याल रखें। तो किसी की प्राइवेसी हो, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। किसी के घर में घुस के आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो, या किसी को पसंद नहीं है फ़ोटो खींचना उसका, तो आप उसका फ़ोटो नहीं खींच सकते हो। उसकी प्राइवेसी को आपको रिस्पेक्ट करना है। टेक कंसेंट व्हेन रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड देन यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम द पर्सन, ठीक है। आप किसी को ऐसे ही फ़ोटो नहीं खींच सकते, पहले आपको पूछना पड़ेगा। या मार्केट में आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो पहले ही आपने कैमरा ऑन करके चला गया, और वो खराब बात है, ठीक है। मिसलीडिंग एडिट नहीं करना है। आपने कोई ऑब्जेक्ट को कहीं पे और रख दिया, फिर इसके बाद मिसलीड किया कि नहीं ये ऐसा था, वो फिर वो भी एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है। वैसे कुछ दिन पहले हो गया था ऐसा कुछ, वैसा नहीं करना है, ठीक है। मेंटेन ऑथेंटिसिटी, ठीक है। बाकी स्किल्स को अच्छा आप तभी कर सकते हो जब आप रेगुलर इसको यूज़ करेंगे। अब अपने मोबाइल को यूज़ करके प्रैक्टिस करेंगे, या आप कैमरा है तो कैमरे को रेगुलर यूज़ करेंगे, तभी आप इसमें अच्छा प्रोफिशिएंसी ला सकते हो। और दूसरा प्रोफिशिएंसी अच्छा लाने का तरीका ये है, आप जो अच्छे फोटोग्राफर्स हैं उनके फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करो। हम ऐसे देख के स्क्रॉल कर लेते हैं, ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं उसने क्या खींचने की कोशिश किया, क्या-क्या रूल यूज़ किया, क्या नहीं किया, वो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। अगर हम फोटोग्राफी के रूल्स से अगर उसको ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें, तो हम भी अच्छा फ़ोटो खींच सकते हैं और उनसे हम सीख भी सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे अच्छे फोटोग्राफर्स के फ़ोटोज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करो। बाकी जितना अलग-अलग स्टाइल से, अलग-अलग तरीके से आप फ़ोटो खींच सकते हैं, खींचो। आप कोशिश करो, अलग-अलग एंगल से खींचने की कोशिश करें, उन सब से आपको सीखने को ही मिलता है, ठीक है। बाकी आप लोग मीडिया सेल वाले हैं अक्सर के, तो एक चीज़ है आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करना है। जिस भी इवेंट का आप लोगों को फ़ोटो खींचा, उनमें से वैसे हम किसी भी इवेंट में कोई नया ऐसा फ़ोटोग्राफ़र हो तो 50-100 भी फ़ोटो खींच लेते हैं एक इवेंट में। लेकिन अगर आपने 20 भी खींच लिया, तो कम से कम 5-6 जो अच्छे फ़ोटोज़ हैं, उनको सेव करके डॉक्यूमेंट करना है, उनको कहीं पे रखना है, किसी ड्राइव में डाल के, ताकि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन रखना है, क्योंकि कुछ साल बाद आपको ज़रूरत पड़े, तो आपके पास वो आर्काइव में होनी चाहिए।